हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज अपना ना क्लास 10th का एनसीईआरटी का ना सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो हम केमिस्ट्री का ना जो 4 चैप्टर है, पूरे क्लास 10th में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। चारों चैप्टर को ना धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा। आज स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, ठीक है। तो देखो, इस टॉपिक में ना केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बात करें। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पे हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्या है, इस पूरे चैप्टर में हम ना थोड़ली टू द पॉइंट, वर्ड टू वर्ड सारे स्टेटमेंट के साथ विद द कंसेप्ट बता दूंगा, ताकि इन द एट द टिल द एंड कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, तो कंसीडर द फ्लोइंग सिचुएशंस ऑफ द डेली लाइफ एंड द थिंग्स व्हाट्स हैपेंस व्हेन। तो एक ना सिचुएशन है, अगर डेली लाइफ के सिचुएशन को देखते हो तो थिंग्स व्हाट्स हैपेंस व्हेन द मिल्क इज़ लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हम दूध को छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे समर टाइम में, एज द आयरन तावा पैन नील इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमोसफेयर, grapes gets fermented, food is cooked, food get digest in our body, we respire। तो रिस्पायरेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, या जो खाना बना रहे हैं, तो ये सब प्रोसेस में क्या हो रहा है, समथिंग इज चेंजिंग। समथिंग की इन द ऑल द सिचुएशन विद द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ ऑल द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट इज चेंज्ड। तो है मतलब क्या है कि सामान जो है, कोई भी चीज़ क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, उसके अंदर चेंज आ रहा है। तो दिस मीन्स वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज इन ऑफ द मैटर इन द प्रीवियस क्लासेस में फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में देखो। फिजिकल चेंज जबकि ऐसा चेंजिंग जो क्या हो, जिसमें कोई रिएक्शन ना करना, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज हो रहा है। तो और केमिकल चेंज का मतलब होता है कि जहाँ रिएक्शन अकर हो। व्हेन द केमिकल रिएक्शन चेंज अकर, वी कैन से दैट इज केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस। अगर केमिकल रिएक्शन कहीं चेंज हो रहा है, अकर्स हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। वी मे हैव द perhaps we wondering we wondering as to whether what is actually meant by the chemical reaction। क्या chemical reaction होता क्या है। तो how do you come to know the chemical reaction has taken place, और let us perform some activities and find the answer of this question। हम लोग ने इसे कि एक्चुअल केमिकल रिएक्शन होता क्या है और ये हैपेंस कैसे होता है, इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं। इस एक्टिविटीज़ में क्या है ना, लिखा हुआ है कि इस एक्टिविटी में ना हम एक टीचर असिस्ट करती है कि बच्चों को कि आई प्रोटेक्शन के लिए यूज करने के लिए। दूसरा बात लिखा है मैग्नीशियम रिबन्स एक 2 सेंटीमीटर का, जिसको क्या करते हैं ना, एक सैंड पेपर से रब करते हैं। इसलिए रब करते हैं ताकि उसके ऊपर का लेयर हट जाए मैग्नीशियम रिबन का, और उसको ना क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ टोंग्स से, ये पेयर ऑफ टोंग्स होता है, इससे क्या करते हैं, उसको रिबन को पकड़ते हैं और बर्नर के थ्रू उसको बर्न करते हैं। एंड द पेयर्स ऑफ टोंग्स इज बर्न इट यूजिंग बाय द स्प्रिट लैम्प्स और द बर्नर एंड द कलेक्ट द एसेस form in the watch glass as so in this figure। This is the watch glass that collect burn this magnesium ribbon keeping as far as possible from your eyes। अपने आँख ऐसा बर्न जब करे तो आइज़ का ना कंटैक्ट दूर होना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, दिस इज द मैग्नीशियम बर्निंग बर्न्स दैट इज वॉच ग्लास। इस जो वॉच ग्लास में जो आया ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सिंपल है कि मैग्नीशियम का अगर हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर टू कलेक्ट द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वॉच ग्लास। तो इस वॉच ग्लास में जो आता है ना, ये एस के फॉर्म में, ये एक तरह का सॉलिड फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास था, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं। और तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो बनता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तुमको जो बनेगा ना, ये एक वाइट पाउडर के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा कि मैग्नीशियम और जो एक तरह का सॉलिड था और ऑक्सीजन क्या था, एक तरह का गैसेस था, और उसका रिएक्शन जो बना सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक तरह का वाइट पाउडर के फॉर्म में आया, तो सॉलिड फॉर्म में हो, तो समथिंग इज चेंजिंग। तो देख रहे हैं क्या कि चेंजिंग हो रहा है, एक तरह मैग्नीशियम सॉलिड सब्सटेंस को हम गैसेस के साथ रिएक्ट करा के एक सॉलिड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मतलब दिस मीन्स चेंज इन स्टेट, समथिंग इज चेंजिंग इन स्टेट, ठीक है। एक तरह का वाइट पाउडर के फॉर्म में आ गया, इना सॉलिड, पूरा कंप्लीट सॉलिड भी नहीं था, तो इट इज़ वाइट पाउडर, इट इज़ समथिंग चेंजिंग इन स्टेट, ठीक है। दूसरा, वी मस्ट हैव द ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन विल बर्न विद द ड्रेजलिंग फ्लेम। और जो बर्न होता है तो एक ड्रेजलिंग वाइट फ्लेम निकलता है वही, एंड चेंज इन द वाइट पाउडर, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाइट पाउडर में, जो ही बता रहे थे। दिस पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट था उससे सेम उसी ऑक्सीजन से मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला एक्सपेरिमेंट था, इससे हमको पता क्या करा कि केमिकल रिएक्शन हैपेंस होने में चेंज ऑफ स्टेट भी होता है, ठीक है।
दूसरी एक्टिविटी हम देखते हैं लीड नाइट्रेट्स के साथ सॉल्यूशन। द लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को ना एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और पोटासियम आयोडाइड को सॉल्यूशन को डालते हैं। तो हम इस ऑब्जर्व करते हैं क्या कि जब इसका जब तुम देखोगे ना तो क्या होता है ना कि एक येलो प्रेसिपिटेट का ना लीड आयोडाइड फॉर्मेशन करेगा। जब इसको रिएक्शन कराओगे पोटासियम पोटासियम को और लीड नाइट्रेट्स को, तो तुम्हारे पास जो फॉर्मेशन होगा, पोटासियम एक तरह से क्या है, पोटासियम नाइट्रेट जो है सो एक्वस है और पोटासियम आयोडाइड भी एक्वस सोल्यूशन है। और जब इसको करोगे तो ये एक सॉलिड फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा लीड आयोडाइड का। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास क्या है कि चेंज इन स्टेट, जब भी केमिकल रिएक्शन हैपन्स हो रहा है तो चेंज इन स्टेट भी आ रहा है। ठीक है, थर्ड एक्टिविटीज़ मेरे बुक में दे रहा है, इस बुक में दे रखा है कि इसमें ना जिंक के साथ ना रिएक्शन करते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स को कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं उस टेस्ट ट्यूब में और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को। तब जब जाकर रिएक्शन जब हैपन्स होता है तो हम ऐसा इसमें करते हैं ना कि इसमें कुछ चीज़ें को ना, जैसे कि एसिड से हम केयरिंग करेंगे खुद को, और हैपन ऐसा होगा जब जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ जिसको रिएक्ट कराओगे, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमारे पास क्या होगा ना, एक जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, जब भी जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है। दिस मीन्स ये गैसेस क्या करेगा, एक टेम्परेचर को हीट कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट कॉनिकल फ्लास्क में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीमेंट, तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, चेंज इन कलर भी होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ। तो ये सब चीज़ें हमारे इस सब ऑब्जर्वेशन से हमको पता चला क्या कि जैसे वाइट पाउडर में कन्वर्ट हुआ, येलो प्रेसिपिटेट बना तो चेंज इन कलर हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ। अभी हम चेंज इन स्टेट भी देखें कि सॉलिड स्टेट में वो सॉलिड था, फिर गैस के साथ रिएक्ट हुआ और ये जो पाउडर के फॉर्म में बना, तो ये एक तरह का क्या हुआ, सॉलिड वाइट प्रेसिपिटेट बना। ठीक है, क्योंकि सॉलिड बना। फिर यहाँ पे हमने बताया कि एक तो अपने पास क्या था, जो ये यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट, ये एक्वा सोल्यूशन था, सोडियम लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड दोनों एक्वा सोल्यूशन था। और यहाँ से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो सॉलिड के फॉर्म में मिलता है वह क्या, इसके रिएक्शन से हमको मिलता है पोटासियम आयोडाइड। और ये पोटासियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट का जब रिएक्शन कराते हैं तो लीड आयोडाइड मिलता है और ये एक सॉलिड होता है जो कि येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो कलर चेंजिंग भी देख लिए। तो ओवरऑल हमारी इस सारी एक्टिविटीज़ का ना मेन पर्पस यही था, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, द चेंज इन द टेक इन प्लेस, द चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस एंड द चेंज इन टेम्परेचर। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बस इस सब के एक्टिविटीज़ को समझने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यही, इतना याद करना है सिर्फ। एज यू ऑब्जर्व द चेंज इन अराउंड अस, we can see there is a large variety of the chemical reaction is taking place around us. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation of this chapter. तो ये मेरा एक स्टोरी कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद करने वाली बात इतना ही था कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो स्टेट में चेंज होता है, कलर में चेंजिंग होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है और टेम्परेचर में चेंज होता है। बस ये याद करो। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो एक्टिविटी 1.1 में डिस्क्राइब किया गया मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या हुआ, इट्स कन्वर्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो डिस्क्रिप्शन में अगर केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस वाइज लिखोगे तो लंबा चलेगा, इट्स क्वाइट लॉन्ग, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट इसको अगर शॉर्टेड फॉर्म में लिखना है तो तुम इसके फॉर्मूला को यूज़ करोगे, वर्ड इक्वेशन को यूज़ कर लोगे। जैसे कि वर्ड इक्वेशन में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था, ये Mg, तो ये केमिकल फार्मूला का जब यूज़ करोगे तो ये शॉर्टर फॉर्म में चला जाएगा, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन या मैग्नीशियम ऑक्साइड। या तुम ऐसे लिख रहे हो मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन with the contact with oxygen that's formation of magnesium oxide। तो ये स्टेटमेंट क्या लॉन्ग है, लेकिन अगर तुम इसके सिंपल शॉर्टर फॉर्म में जाओगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट्स गिव्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन इज, जो इस एरो के लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीजन जो एलिमेंट लिखा रहा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो भी, तो ये हमको बोलते हैं क्या होता है, ये अपने पास रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज इन रिएक्शन, द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स and the new substance is magnesium oxide is formed during the reaction, that is product. The word of equation show the change in reactants to the product through the arrow is placed between them। तो ये जो arrows है placed between the reactants or the reactants और product के बीच में है। with the reactants of the retain is left side and with the plus sign between them, and similarly the product is also retained the right side is the plus sign between them। the arrow head का जो head होता है ना, अगर arrow की head की बात करते हैं, 1 मिनट, अगर एरो हेड की बात करोगे, अगर ये एरो हो गया तो इसके हेड की बात करोगे ना,
तो ये प्रोडक्ट की तरफ है, ये देखो ये एरो हेड इज प्रोडक्ट की तरफ है, तो द एरो हेड इज टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या था, केमिकल इक्वेशन था। और जैसे केमिकल इक्वेशन में हम लोग देखें क्या कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और कैसे हम इसको लिखते हैं कि कौन लेफ्ट साइड में लिखाता है, कौन राइट साइड में लिखाता है, बस इतना बात इसमें याद करके रखना है और कुछ नहीं। अब हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट किया गया, तो मैं बता देता हूँ, इन देयर इज एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग एक और अदर वे दैट इज केमिकल इक्वेशन, वो शॉर्टर वे दैट इज केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन इज मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ यू यूज द केमिकल फार्मूला इन स्टेट टू वर्ड्स टू इन स्टेट ऑफ द वर्ड्स। तो केमिकल इक्वेशन अगर बात करते हैं तो यू रिकॉल द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम, जो हमने पहले देख रखा। तो इसको वर्ड में मैग्नीशियम that is element is solid form, it oxygen is form gaseous form, and it is magnesium oxide that is a white powder, it is also a solid form, that is a white powder। अभी हम देख क्या रहे हैं, तो ये देखो अगर काउंटिंग करोगे इसके एटम्स को तो देखोगे कि मैग्नीशियम का एक एटम्स इधर है और इधर मैग्नीशियम का एक एटम, लेकिन ऑक्सीजन का इधर दो एटम्स है, इधर एक ही एटम है। इससे पता चल रहा है कि द इक्वेशन विल बी अनबैलेंस्ड। द लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में जो एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द एल साइड एंड आर साइड ऑफ द एरो इज देयर, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन द बोथ साइड। If the atom of element is same on the both side, this means there is it is if it is not, then the equation is unbalanced equation, because the mass of because the mass is not same on the both side of the equation, this means there is unbalanced equation। If the chemical equation, there is a Skelton chemical equation, इसको Skelton chemical equation, chemical equation of the reaction भी बोल सकते हैं। Skelton chemical equation of reaction is burning of the what's the magnesium oxide, magnesium burning of magnesium in the air, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये बात हो गई कि हम यहाँ से कि राइटिंग कैसे हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इस पर लिखने के लिए ना अगर हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम के साथ, देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे एक्चुअल में, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या, इसका एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास कितना होता है, 12 होता है। वही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन का क्या है 2 डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका 2 माइनस है, इधर 2 प्लस है, 2 माइनस 2 प्लस करके कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आने वाला रिएक्शन कैसे हैपेंस होता है, कैसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की अगर बात करते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं, अभी हम बैलेंसिंग देख लेते हैं। तो कुछ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है ना कि व्हाट इज लॉ ऑफ द कंजर्वेशन मास, ये पूछता है क्लास किसी भी एग्जाम में, हॉल में एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ द मास। द मास कैन नीदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, मास को ना क्रिएट कर किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है द केमिकल रिएक्शन। इट इज टोटल द मास ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यही बात है कि अगर कोई बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है तो उसका मतलब क्या है कि मास जो है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम होता है। दूसरा वर्ड में बोल सकते हो कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज रिमेन सेम बिफोर और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन होने से पहले, रिएक्शन होने के बाद एटम्स ऑफ हर एलिमेंट का एटम्स का जो नंबर है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात तरीके से दैट इज़ अ बैलेंस इक्वेशन, वी नीड द स्केल्टन केमिकल इक्वेशन एंड दैट इज बैलेंस। तो हम एक एक्टिविटी है जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। जिंक को देखो ZnSO4, ये वर्ड के फॉर्म में अगर इसको लिखते हैं तो ये वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, ये फार्मूला के फॉर्म में है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो Zn प्लस H2SO4 तो Zn रिप्लेस इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ZnSO4 बना देगा, H2 को रिलीज कर देगा। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या हो क्या रहा है, अगर हम इसके एटम्स को ना देखो इसमें क्या है, ये दिस इज अनबैलेंस इक्वेशन की बैलेंस इक्वेशन। देखो आप देखते हैं तो इधर जिंक का एक ही एटम है, जिंक का एटम एक एटम, हाइड्रोजन दो, सल्फर एक ऑक्सीजन, ये बैलेंस इक्वेशन है, ये बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो द एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ साइड ऑफ द एरो इज सेम, एटम्स सेम है, तो इसका मतलब दिस इज बैलेंस इक्वेशन। हम इसको अगर इसके देख लेते हैं, एलिमेंट हमारे पास कितना हो गया, जिंक एक है, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन है, और इसके एटम्स को हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ देखते हैं तो मेरे पास वही 1 जो है, एक ही इधर है, जिंक पे भी एक है, जिंक में इधर लेफ्ट साइड में एक है, राइट साइड में भी एक है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 2 है। देखो फिर सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो देयर इज अ बैलेंस केमिकल सेम साइड एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो, दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेट अस ट्राई द एग्जांपल ऑफ फ्लोइंग इक्वेशन। अलग इक्वेशन देखते हैं। तो आयरन और ऑक्सीजन वाटर को रिएक्ट कराते हैं तो Fe3O4 बनाता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। देन आफ्टर हम अगर इसको ना बैलेंसिंग करने के लिए
बात करते हैं तो कुछ प्रोसीजर होता है एट द टाइम इन अ क्लास 10th लेवल वी आर राइटिंग एट द टाइम ऑफ इन एग्जाम हॉल। तो आपको ना एक प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जस्ट मतलब कि डायरेक्ट कर दिए। डायरेक्ट करने के लिए उस डायरेक्ट आपको आना चाहिए, लेकिन आपको ना जब स्टेपिंग वाइज लिखना होगा तो इस तरीके से लिखा जाता है। थोड़ा मैं बता देता हूँ स्टेपिंग कैसे। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर होती है तो टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस, क्योंकि बॉक्सेस वाले को चेंज नहीं करेंगे, बॉक्सेस अराउंड ईच अदर ईच फार्मूला सब फार्मूला को बॉक्स में बंद किए, डू नॉट चेंज एनी थिंग्स इन साइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर कभी भी चेंजिंग नहीं होता है वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन, कभी बैलेंसिंग करने वक्त बॉक्स के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज प्रेजेंट अनबैलेंस्ड इक्वेशन, कि जितने भी लिस्ट नंबर ऑफ एटम्स को हम डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो प्रेजेंट अनबैलेंस इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पे 3 एटम्स है, आयरन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एटम्स मिलकर ये सब रिएक्शन हैपन्स हो रखा है। हम सबके एल एच साइड और आर एच साइड के एटम्स को काउंट कर लिए। जैसे आयरन में 1 है, देखो आयरन 1 ही है, यहाँ इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर 1 ही है, ऑक्सीजन 1 इधर 4 इधर 2, 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमारे पास कन्वीनियंट वे में बोलता है कि बैलेंसिंग विद द कंपाउंड विद कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मतलब क्या, कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स क्या, जैसे कि ऑक्सीजन वाले, तो वाइल इट इज रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट के अंदर कंपाउंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यूजिंग द क्राइटेरिया वी सिलेक्ट। ऐसा ऐसा है कि ऐसा कुछ है नहीं, मतलब फिर भी Fe3O4 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाले में तुम कनेक्ट कर लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लिखने की आवश्यक भी नहीं है, सिंपल है कि किसी तरीके से देखो। एक्चुअल बैलेंसिंग का मतलब है कि हमारा दोनों साइड का एटम्स का नंबर सेम हो जाना चाहिए। तो हमको दिख रहा था कि सबसे ज़्यादा क्या है कि ऑक्सीजन को पहले हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाले को ज़्यादा पहले बैलेंस करना चाहिए। उससे क्या होता है कि बैलेंसिंग ईजी हो जाता है। जैसे कि Fe3O4 को एंड द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन का 4 है और आर एच साइड में सिर्फ आर एच साइड में 4 है और लेफ्ट साइड में देखो इट इज़ द 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द आर एच साइड एंड ओनली 1 ऑन द एल एच साइड। अब बैलेंसिंग करोगे इक्वेशन को तो इनिशियल कंडीशन में क्या है, एक है 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, इधर 4 4 यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 वही 4 ऑक्सीजन दे रखा है, आयरन 3 है। जब इसका ऐसे करोगे तो यहाँ पे 2 बैलेंस करोगे तो 1 × 4 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लगाओगे तब बैलेंस होगा 4 के 4। तो यहाँ पे 4 जैसे ही लिखोगे तो ये 4 ऊपर में लिखा है, यहाँ लिखना है 4, यहाँ पे 4 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखना है, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 4 लिख दिए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। यहाँ पे 4 या यहाँ पे 2 कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखते हैं। बॉक्स के अंदर वाले किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब ना करेंगे टू द बैलेंसिंग करने वक्त इस बॉक्स वाले में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो टू इक्वलाइजिंग द नंबर्स ऑफ एटम यू मस्ट बी रिमेंबर दैट द कैन नॉट बी अल्टर द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड और द एलिमेंट इन्वॉल्व्स इन द रिएक्शन। फॉर द एग्जाम्पल बैलेंसिंग द ऑक्सीजन ऑफ एटम कभी भी इस तरीके से या तो उसके फार्मूला और कंपाउंड में एलिमेंट में कभी भी हम चेंज नहीं करते हैं। बस बैलेंसिंग करने वक्त क्या करते हैं, पुट द कॉफिशिएंट, हम कॉफिशिएंट पुट करते हैं कि 4H2 हो, जैसे 4H2 डालेंगे, ऐसे नहीं कि H2O के ऑक्सीजन 4 यहाँ डाल दिए। तो ये बैलेंसिंग करने का ये सिस्टम ये होता है, ये राइट वे होता है, ठीक है। ये राइट वे होता है हमारा बैलेंसिंग का, ठीक है। तो ये 4H2O ये हमारा नहीं करता, ऐसे नहीं करता, ठीक है। तो नाउ द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन, अब हमारा पार्शियली बैलेंस हो गया। क्या बैलेंस हुआ हमारे पास, यहाँ क्या हुआ, जैसे हम 4 यहाँ पे पुट किया था हाइड्रोजन तो 8 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब मेरे पास हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, हाइड्रोजन का आइटम डिस्टर्ब हो गया, हाइड्रोजन पहले बैलेंस था अब अनबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम फिर से 4 पुट कर देते तो 4 × 2 8 हो जाता, 4 × 2 8 हो जाता, तो यहाँ पे बैलेंसिंग हो जाता पार्शियली, अब हाइड्रोजन बैलेंसिंग हो जाता। देखते हैं इसी तरीके से तो आयरन और हाइड्रोजन अब क्या हुआ, इज़ नॉट बी बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन और आयरन एटम्स का बैलेंस नहीं है, तो पिक द एनी दीज, कोई भी इसमें से हम किसी को भी प्रोसीजर ले सकते हैं। बैलेंस हाइड्रोजन एटम को पहले करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम्स को करने के लिए हम अभी देखें कि हाइड्रोजन क्या हुआ, अनबैलेंस हो गया। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन इनिशियल कंडीशन में हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन इनिशियल कंडीशन में 8 था, क्यों 4 दूना 8, इधर हो गया था 4 × 2 क्योंकि 8 हो गया, तो ये 8 हो गया। लेकिन इन द प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या था, प्रोडक्ट में सिर्फ हाइड्रोजन 2 ही था, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट में 4 लिख लिए, इन द कॉफिशिएंट उसको चेंज कर दिया, यहाँ पे कॉफिशिएंट 4 कर दिया, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब मेरा क्या हुआ कि और पार्शियली बैलेंस टू इक्वेशन, और पार्शियली इसमें हमारे पास सिर्फ अब आयरन का बच गया, ठीक है। अब देखो तो आयरन बच गया, तो आयरन के अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखो आयरन क्या है, 3 है, यहाँ पे आयरन 3 है और अभी इधर में आयरन 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर, यहाँ पे 3 यूज़ कर लेंगे, मेरा ये भी बैलेंस्ड हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाता। सेम इसी तरीके से देखो ये सेम वही काम किया जो मैं बताया। एग्जामिन द इक्वेशन टू पिक द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बी बैलेंस्ड, वी फाइंड द ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट इन बैलेंस, दैट इज आयरन। तो आयरन इनिशियल कंडीशन में आयरन क्या था, इन द रिएक्टेंट साइज 1 × 3
एंड द प्रोडक्ट साइज ऑलरेडी 3 था, तो हमको 1 into 3 कर लेते तो बैलेंस हो जाता। तो इक्वलाइज करके इस तरीके से हमारा बैलेंस फाइनली क्या होता है, द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी आइटम्स ऑफ द बोथ साइड इक्वेशन। तो ये मेरा बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट बोथ साइड इज बैलेंसिंग। अब दोनों साइड में नंबर्स ऑफ एटम्स का एलिमेंट सेम है, तो दिस मीन्स देयर इज बैलेंस्ड और द इक्वल, द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। दिस मेथड और द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द हीट एंड ट्रायल मेथड। इसी को हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। वी मेक द ट्रायल टू द बैलेंस इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, राइटिंग द सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट। अब ना स्टेप 7 में ना, the carefully the examine ever balanced equation. Does the equation is anything about the physical state of the each reactants and product? No information about the given the equation, that is the physical state. तो इस तरीके से ना हम लोग बैलेंस करते हैं टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इज मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। गैसियस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड स्टेट, रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट आर फॉर्म। ये सब ना हम लोग रिएक्शन जैसे कि गैस से रिएक्ट, जब भी हम लोग रिएक्शन जब भी लिखते हैं ना तो उसमें ये रिप्रेजेंट करते हैं गैसियस फॉर्म में, तो नोटेशन का जी होता है, लिक्विड का एल होता है, एक्वस का ई क्यू होता है, इससे सॉलिड को रिप्रेजेंट, जैसे इसमें सॉलिड, गैसियस, एक सॉलिड, गैस, ये फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द वर्ड ऑफ एक्वस इज रिटन इन द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज ए सॉल्यूशन इन वाटर, इट इज एक्वस। ठीक है, मतलब डेट इज द रिएक्शन, द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन द वाटर। वाटर के प्रेजेंस में मतलब इट इज़ नोट द गैस, it is not the symbol of G is gases and the H2O is indicated in the reaction is water is used in the form of steam। अगर H2O in the form of gases के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट है H2 है गैस, तो H ऐसा लिखा है कहीं कि H2O, और ये इसमें गैसियस फॉर्म में अगर लिखा है दिस मीन्स दिस इज़ द स्ट्रीम फॉर्म। इसको हम लोग, ये हमारा स्ट्रीम फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कहीं लिखा होगा तो ये स्ट्रीम फॉर्म है, हम देखेंगे वो अगर कुछ होता है तो यूजुअली द फिजिकल स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। समटाइम द रिएक्शन इज कंडीशन सच अ टेम्परेचर, प्रेशर। समटाइम द रिएक्शन हैपेंस इन द टेम्परेचर के, टेम्परेचर से भी हो सकता है, प्रेशर से, कैटलिस्ट से। फॉर द रिएक्शन इज इंडिकेटेड एबव एंड बिलो द कैरो। देखो सबसे पहले एक हम जैसे कि 2-3 हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि अभी देखो 1 मिनट, हाँ जैसे ये है ना कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज रिएक्ट विथ गैसियस, गैसेस क्या है H2O गैसेस है, जिसको रिएक्ट कराओगे तो C3HCOH, ये तुम्हारे पास लिक्विड के फॉर्म में आया, तो ये क्या है गैसेस है लिक्विड। तो ये जो क्या किसके प्रेजेंस हुआ, जो रिएक्शन अकर्स हुआ, तो समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और द कैटलिस्ट। तो वही प्रेशर था, ये ATM जो दिखा जाता है ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये प्रेशर है, ये ना ATM दैट इज़ प्रेशर। और सनलाइट क्लोरोफिल, जैसे जो हम रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को H2O के साथ, ये हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज द इक्वस इन द फॉर्म ऑफ वाटर्स, दैट इज 6। तो ये बैलेंसिंग रख रखा है कि 6 C2O H2O, इसको बैलेंसिंग कर रखा है। और सनलाइट और क्लोरोफिल के बीच में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल का होना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, जब रिस्पायरेशन ही नहीं होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे हो जाएगा। तो C ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है और वाटर रिलीज करता है, तो वही बैलेंसिंग इक्वेशन है। बस ये कार्बन, ये पूरा बैलेंसिंग है। इसको करोगे ना तो इस अगर सबका कॉफिशिएंट हटा के तुम इस सारे कॉफिशिएंट 6 और 6 ये तीनों कॉफिशिएंट हटा के देखोगे तो ये इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा। और देन इस तीनों को पुट करोगे 6 को, तो देन इधर इक्वेशन विल बी बैलेंसिंग। ठीक है, ये चीज़ें है। आफ्टर देयर इज सम क्वेश्चन इज, ये सब क्वेश्चन है तुम्हारे पास, उसको देखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं होगा तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी हम तब तक थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ भी कुछ दे नहीं रखा है, हम थोड़ा बता ही देते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किए बिफोर बर्निंग इन एयर। क्यों इसको मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन करते हैं बिफोर द बर्निंग, ये चीज़ें हैं। पहला, क्योंकि वह क्या होता है ना क्लीन करते हैं इसलिए क्योंकि रिएक्शन अकर्स हो। दूसरा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ HCl बनाता है, उसके बीच में ये सब बैलेंसिंग करना, ये सब फॉर्मेशन इक्वेशन दे रखा है। ये सब ना बैरियम क्लोराइड, फिर बैरियम एल्युमिनियम सल्फेट, फिर इसको देखोगे, इसका बनाओगे, इसके बाद क्या करोगे, इसको बैलेंस करना सीखोगे। बैलेंसिंग करना है तो आपको लिख के बैलेंस कर लेना। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं कि कितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात याद करने वाली थी कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, एटम्स व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस, वो इक्वेशन व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाउ व्हाट्स हैपेंस व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज अगर दैट इज़ चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट बात याद कर लेना। ठीक है, बस इतना ही कुछ पूछता है, ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। बैलेंसिंग करने के लिए इस तरीके से दे देगा
अब इसका आपको केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके लिए आपको एलिमेंट याद होना चाहिए। और हाइड्रोजन और जैसे कि बैरियम क्लोराइड तो BaCl, तो ये ना तुमको निकालने आना चाहिए कि बैरियम के साथ क्लोराइड का रिएक्शन कैसे होगा, क्लोराइड का फॉर्मूला बैरियम का, फिर एटॉमिक नंबर निकाल के उसके बाद रिएक्शन करना। तो ये चीज़ें ना एटॉमिक में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है शेयरिंग होती है, उससे बॉन्ड बनता है। तो यहाँ से क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड यहाँ मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि आयनिक आयंस का ही एक्सचेंज होगा ना, दैट इज़ सो कटायंस आयनाइंस के थ्रू इट इज़ आयनिक बॉन्ड ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ कोई कोवैलेंट बॉन्ड की शेयरिंग नहीं होगी, अगर शेयरिंग होगी तो शेयरिंग से ही बन सकता है। ठीक है, बाद में करते हैं सब, अगर कुछ है ऐसा तो नेक्स्ट एक पीरियोडिक टेबल वाले में आप बना के देखना, फिर भी दिक्कत होगा तो मैं बताऊँगा, एक लेक्चर लूँगा ऐसा जिसमें सारे रिएक्शन करना सिखाऊंगा। पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इन क्लास 9 वी हैव आल्सो द केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट टू डू नॉट चेंज इनटू द अदर अनदर एलिमेंट। क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू द अदर एलिमेंट और नॉट डू द एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और द अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। एक्चुअली द केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व द ब्रेकिंग और द मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। ऐसा नहीं होता कि गायब हो जाना या कुछ नया बन जाना, एलिमेंट डू नॉट चेंज, एलिमेंट नहीं बदलता। देखो आयरन और रिएक्शन और ऑक्सीजन से तो कोई ना Fe3O3 बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, ये नहीं है कि एलिमेंट बदल गया। तो एक्चुअली क्या बॉन्ड का ब्रेक होता है, मेकिंग बॉन्ड बिटवीन द एटम्स और प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, नया ब्रेकिंग होता है या बनता है या टूटता है, ब्रेकिंग होता है या मेकिंग होता है बॉन्ड का। केमिकल रिएक्शन जब भी अकर होता है, ये भी याद कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट इन द न्यू सब्सटेंस। तो दैट इज़ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एटम्स। ये एक एक्टिविटी है अपने पास केमिकल का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखते हैं वो एक्टिविटी को देखते हैं। तो इस एक्टिविटी में अपने पास क्या है, कि बीकर है, वाटर है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सिंक। ठीक है, तो एक्चुअल पहले देख लेते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड को लिया और क्यूक लाइम वाटर बीकर से स्लोली ऐड किया और टच किया बीकर को। तो डू हैव चेंज इन टेम्परेचर, यस दैट इज द स्लेक लिम, और उसमें चेंज कैल्शियम ऑक्साइड इज विगरसली विद द वाटर प्रोड्यूस अ स्लेक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये ना क्यूक जो लाइम था, क्यूक लाइम दैट इज कॉल्ड द कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया तो ये एक स्लेक लाइम बनाता है जो कि एक्वस बनाता है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ जब कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और सच अ रिएक्शन इज अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन, टू और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है कि एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है कभी भी जब दो रिएक्टेंट्स को हम कंबाइन होता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट। देखो द रिएक्शन इज हैपन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मेशन, ओनली द सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे 1 मिनट, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मेशन, इट इज़ ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड था तो वहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में, जब यहाँ पे था तो ये दैट इज सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। 1 मिनट, ये एक सिंगल प्रोडक्ट, ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक तरह का क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है विद द टू और मोर रिएक्टेंट के साथ। ये देखो एक रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट, तो दो रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट एक ही था, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे हम चलते हैं। थोड़ा बहुत ये बात भी यहाँ भी लिखा है, वही चीज़ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कार्बन तो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन का निकलता है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ कोल। कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बर्न, जब कोल को कार्बन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, दैट इज गैसेस का फॉर्मेशन। तो ये बर्निंग ऑफ कोल है, कार्बन एक तरह का कोल, बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2NO2। तो ये हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये लिक्विड गैसेस का रिएक्शन होता है तो लिक्विड बनता है। ठीक है, देखो तो ये चीज़ है ना, ये सब क्या एक तरह से डुअल रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट है। डुअल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट इज ऑल द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सारा कुछ बताऊंगा ना तो काफ़ी बड़ा जाएगा, लेकिन बता रहा हूँ मैं, फिर भी सब कुछ बता रहा हूँ, ऐसा कुछ छोड़ के नहीं जाऊँगा। इट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज, इसलिए कहीं भी मूव करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से पढ़ लो और 10 जगह घूमने की आवश्यक भी नहीं है। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट देयर टू और मोर सब्सटेंस इन द एलिमेंट और द कंपाउंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वही बात लिखा है। वी ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व, यस एक्टिविटी 1 बाय हीट इज ऑब्जर्व इन द रिएक्शन मिक्स वार्म रिएक्शन इज विच हीट रियलाइज। तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं दैट एक और स्टेटमेंट यहाँ से, रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज अलॉन्ग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जब हीट का रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट का एब्जॉर्वेशन होता है तो उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक ये। तो ये ना फॉर्मेशन टू द प्रोडक्ट द हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन, दैट इज जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कुछ एग्जांपल याद, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखो, केमिकल रिएक्शन, ये स्टेटमेंट डालो, दो एग्जांपल याद करो, एक मीथेन के साथ
ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है, ये मीथेन है CH4, ये मीथेन ही होता है। रिस्पायरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये पूछता है एग्जाम में कि व्हाट टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक प्रोसेस। वी ऑल नो दैट द नीड ऑफ द एनर्जी टू स्टे द लाइफ, अपने जीवित रहने के लिए एनर्जी का ज़रूरी है। तो ये भी क्या है, ये फूड जो खाने खाते हो तो डाइजेशन होता है, फिर ब्रोकन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि राइस, पोटैटो, तो क्या ब्रेड, कुछ भी कार्बोहाइड्रेट, तो ये सब क्या है, ग्लूकोज जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो सेल में क्या होता है कि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब क्या है, ये सब रिस्पायरेशन, ये सब क्या है, एक तरह का एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है। जैसे एनर्जी रिलीज कर रहा है मतलब क्या, मतलब ये मतलब होता है कि हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, दिस मीन्स दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये सब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्टिंग हो रहा है, दैट इज ऑल्सो डिकम्पोज हो जा रहा है, खराब हो रहा है वेजिटेबल, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द रिएक्शन टेकन प्लेस एंड दे आइडेंटिफाई द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज अ कॉम्बिनेशन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे, दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं, वहाँ सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नंबर्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट होता है। जैसे कि एक एक्टिविटीज भी दे रखा है, हम इसके एक्टिविटीज़ पे बात कर लेते हैं। 2 ग्राम्स का फेरस सल्फेट है, ठीक है। देखो यहीं पे फेरस सल्फेट है जो कि एक बॉइलिंग ट्यूब में डाल दिया गया, उसको हीट किया गया है, बॉइलिंग ट्यूब में डाल दिया। नाउ द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, नाउ द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। इसके बाद ना इसको बॉयल करके इस फ्लेम बर्नर से और स्प्लिट लैम्प के थ्रू हेल्प से क्या कर रहा है, यहाँ से ना बॉइलिंग हो रहा है। और ये बॉइलिंग क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम, जो बॉइलिंग ट्यूब था ना उसको फ्लेम पे डाला, तो फ्लेम पे डाला, ठीक है, स्प्लिट और देन द ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर द हीटिंग। तो देखो हो क्या रहा है, वी नोटिस द ग्रीन कलर, तो वी नोटिस जो नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट। तो ये ना ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड, उसका ना कलर चेंज होता है और स्मेलिंग भी चेंज होती है। ऑल्सो स्मेल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज, बर्निंग होने के बाद स्मेलिंग जो होता है वो बदल जाता है। तो करेक्ट वे द हीटिंग ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब इज कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ द फेरस सल्फेट एंड द स्मेल्टिंग द ऑर्डर, मतलब कलर भी चेंज हो रहा है और स्मेल्टिंग जो आ रही है, स्मेलिंग जो आ रही है वो भी चेंज हो रही है, स्मेलिंग हो रही है वो भी चेंज हो रही है। तो फेरस सल्फेट के साथ फेरिक ऑक्साइड, इसके बाद सल्फर ऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, ये डाइऑक्साइड है, ट्राई ऑक्साइड है, ठीक है। ये फॉर्मेशन बाय दिस रिएक्शन वी ऑब्जर्व द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू द सिंपलर, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये याद कर लेना, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये स्टेटमेंट कि एक सिंगल प्रोडक्ट से क्या होता है कि सिंगल रिएक्टेंट से ना ब्रेक डाउन होने से एक सिंपलर गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट और दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एक सिंगल रिएक्टेंट से नंबर्स ऑफ मतलब प्रोडक्ट जो होते हैं उनको एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि देखो एक और बताते हैं, फेरस सरफेस क्रिस्टल Fe3FeSO4.H2, ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स फॉर्म में है। लॉस ऑफ वाटर में जब उसको लॉस ऑफ वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज, इट डिकम्पोज फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड एंड द फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड एंड वाइल ये ना सॉलिड और ये दोनों गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो देख रहे हो कितना चीज़ें चेंज हो रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का और एग्जांपल देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट का, 1 मिनट। हाँ, डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट टू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास एक क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कराता है। तो इंपॉर्टेंट इस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन सिंगल रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ना अपने पास डैट इज क्या है कि तुम्हारे पास ये ना इस टाइप के ना डिकम्पोजिशन को डिकम्पोज बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट द हीटिंग इट इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हीट के प्रेजेंस में हो रहा है अगर ये रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड थर्मल, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड अ थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि 1 मिनट, जब सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरोफिल के, तो ये सब क्या एक तरह का चेंजिंग हो रहा है एक फिजिकल स्टेट के प्रेजेंस में। बोल सकते हैं कि टेम्परेचर, क्रिस्टल्स की सब क्या कैटालिस्ट और टेम्परेचर प्रेशर के में रिएक्शन अकस हो रहा है। सेम इट इज़ हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक एक्टिविटी और है अपने पास जो लीड नाइट्रिक्स के साथ है कि इमिशन हो रहा है, वी ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्लेम्स। तो ब्राउन फ्लेम्स जैसे कि हम क्या करते हैं ना लीड नाइट्रेट्स के साथ रिएक्ट, जब हीट के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराओगे तो लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करेगा,
जिसको रिएक्शन कहीं होगा, यस। देखो लीड नाइट्रेट के साथ जब हीट करोगे तो लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, और उसमें देखता है कि नाइट्रोजन जो गैसेस आ रहा है ना, जो फ्यूम्स आ रहा है, फ्यूम आर ऑफ द नाइट्रोजनस डाइऑक्साइड, जो फ्यूम्स इसमें से क्रिएट हो रहा है वह क्यों क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू द नाइट्रोजनस डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये एक्टिविटी और भी है, ये वाला काफ़ी अच्छा एक्टिविटी है। इसमें इस एक्टिविटी में ना काफ़ी चीज़ें दे रखा है। मैं इसको बताऊँ या स्किप करूँ? ठीक है, मैं बताता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। देखो एक प्लास्टिक का मग है, ठीक है, उसमें ड्रिल करके छेद करके इस प्लास्टिक के मग में ना 2 होल कर दिया गया, और उसमें रबर के स्टॉपेज यहाँ से कि पानी ना निकले इस तरीके से बनाया गया। रबर स्टॉपर से होल्ड किया, इंसर्ट किया कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को, 2 इलेक्ट्रोड्स को, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को डाल दिया गया, और उसको उस इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। ये देखो इसके एनोड कैथोड टर्मिनल्स को, और स्विचेज बना दिया गया और उसको कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। ये रबर का स्टॉपर था, इसमें वाटर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्यूब के अंदर क्या था, ये दोनों ट्यूब है। अब ना ग्रेफाइट का इसके ट्यूब के अंदर ये ग्रेफाइट का रॉड है, ठीक है। देखो ये फिल ए मग वाटर सच डैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स, इस तरीके से वाटर फिल करना कि जो इलेक्ट्रोड है वो इमर्स हो, पानी के अंदर डाला डूब जाए। एट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं वाटर के अंदर। तो इस ट्यूब के अंदर देखोगे कि दो कार्बन इलेक्ट्रोड्स के अंदर तो स्विच करेंट एंड लीव द apparatus एंड अनडिस्टर्ब्ड इन शॉर्ट सम टाइम, तो वी विल बी फॉर्मेशन ऑफ बबल। इस क्या होता है कि बबल का फॉर्मेशन होता है एट द बोथ द इलेक्ट्रोड, द बबल डिस्प्लेस द वाटर इनटू द टेस्ट ट्यूब। क्या हो रहा है कि बबल क्या कर रहा है, बबल का फॉर्मेशन बता रहा है कि डिस्प्लेस कर रहा है वाटर को, क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट द सेम इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब, वन द टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड द रिस्पेक्टिव गैसेज एंड रिमूव देम केयरफुली। These gases are the bringing of burning candles. These gases one by the bringing of burning candles close at the mouth of the test tube. अब इसको ले जाओगे तो क्या होगा, एक बबल साउंड क्रिएट होता है, और वो बबल साउंड बताता है कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। वी मस्ट बी स्टेप इन केयरफुली इन द टीचर व्हाट्स हैपन इज द गैस इज प्रेजेंट इन दिस ट्यूब। ये दे नहीं रखा है, जब इसको ले जाओगे तो ये बबल साउंड प्रोड्यूस करता है, और उससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज कर रहा था, ठीक है। यही बात बोलता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। यही चीज़ होता है एक्टिविटी में। एक एक्टिविटी और है कि 2 ग्राम का सिल्वर क्लोराइड को ना एक चाइना डिश में डालते हैं, और व्हाट इज़ द कलर, द चाइना डिश इज सनलाइट समटाइम, उसको सनलाइट में डालते हैं सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है। और देखो ये AgCl2 ये सिल्वर क्लोराइड है, तो इसको तुम डालोगे सिल्वर तो ये विल सी द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, जैसे सनलाइट के प्रेजेंस होगा तो कलर चेंज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन में आप शुरू से बात कर रहे हैं, कलर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, मैंने एक्टिविटी से भी देखा था। तो ये चीज़ है ना कि सिल्वर क्लोराइड को कन्वर्ट हुआ और ये बना दिया सिल्वर और क्लोराइड का, तो ये एक तरह का क्या हुआ, एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। अब सिल्वर ब्रोमाइड की बात भी आल्सो बिहेव सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड को ना सनलाइट के प्रेजेंस में लगा हुआ था, सिल्वर और ब्रोमाइड्स निकालता है, रिएक्शन होगा। तो ये एक तरह का ना ये जो रिएक्शन होता है ये black the reaction used in black and white photography is for the energy causing the decomposition reaction. When you see the decomposition reaction require the energy is neither in the form of heat, sunlight, electricity or breaking down the reactants and the reaction of energy absorbed in the that is in endothermic. यहाँ पे क्या होता है एनर्जी, जैसे कि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो एनर्जी इज इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम देख रहे हैं ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, और जब ब्रेक डाउन करोगे तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए इसको हम इंडोथर्मिक कहते हैं। जब भी रिएक्शन ये याद कर लेना, द रिएक्शन विच एनर्जी, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब दैट इज इंडोथर्मिक, एंड द रिएक्शन इन विच हैपन द एनर्जी इज रिलीज दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ये मैंने शुरू में बताया, द रिएक्शन विच हीट इज रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी। अब आता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ की डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी को तुम पढ़ लेना थोड़ा सा, इसको स्किप मारते हैं क्योंकि बहुत सारा चीज़ें बताने में समय लग रहा है, ठीक है, और बताना बहुत सारा चीज़ें है इसमें। पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी दिक्कत होगा तो कंप्लेन एक बार तुम क्या करना, मैसेज करना कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूँगा वहीं पे। हाँ देखो अब बात करते हैं, वही एक्टिविटी का था, इसी एक्टिविटी का है क्या, हाँ इसी एक्टिविटी का बताना ही पड़ेगा, नहीं तो स्किप मार के सीधे भागेंगे तो
कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, स्किप करके ही भागते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना हम लोग सिंपल बता रहे हैं कि जैसे कि जिंक और कॉपर सल्फेट को ना, तो ये क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट को रिएक्ट हटा दिया और कॉपर सल्फेट को इधर कर दिया, तो ये क्या करता है, डिस्प्लेस कर दिया। मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है ना, लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। इन द रिएक्शन हैपेंस दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस खत्म। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों रिएक्शन होते हैं। देखो जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखते हैं, तो एक तुम्हारे पास ना, वी विल ऑब्जर्व 3 ml का एक सोडियम सल्फेट है और दूसरा एक टेस्ट ट्यूब में ना बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन रखा है। ठीक है, एक सोडियम सल्फेट है ये ट्यूब में, एक में बैरियम क्लोराइड है। और जब इसको रिएक्ट कराओगे ना, तो तुम देखोगे क्या कि एक वाइट सब्सटेंस फॉर्मेशन इन द व्यू ऑब्जर्व द वाइट सब्सटेंस विच इज कॉल्ड द इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये डैट इज़ द सॉलिड फॉर्म एक बनता है, डैट इज़ बैरियम सल्फेट, एक वाइट सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। और दैट इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रिसिपिटेट, और ये एक तरह का सॉलिड बनाता है, दैट इज प्रिसिपिटेट। और दैट प्रोड्यूस द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसी को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जब हम सॉलिड स्टेट में हमको मिलता है। तो ये एक्वस था, ये भी एक्वस था, सॉलिड स्टेट में मिला, तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखो सोडियम क्लोराइड, तो ये बैरियम, तो ये बैरियम सल्फेट बना दिया और ये सोडियम क्लोराइड बना लेता है। सोडियम के साथ रिएक्शन क्लोराइड का हो गया और बैरियम का सल्फेट के साथ रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों से एक एक एलिमेंट्स को डिस्प्लेस हुआ, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हाट कॉज दिस, व्हाट कॉज दिस, द प्रिसिपिटेट जो बैरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये कैसे हुआ कि सोडियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड का ना कट है, ये जो है ना सोडियम, ये तुम्हारे पास 2- और बैरियम सल्फेट का 2+, thus the product is from the sodium chloride elements such as the reaction with their exchange of the ions between the reactants, that is called the double displacement reaction। क्या हुआ कि रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, अपने रिएक्टेंट्स के बीच में ही आयन क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ, तो इसको बोलते हैं लोग डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन बोलते हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का लॉसेस होता है तो रिडक्शन बोलते हैं, और ऑक्सीजन का गेन होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बस इतना ही याद कर लोगे तो काफ़ी है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। तो चाइना डिश में कंटेनिंग द अबाउट द कॉपर पाउडर रखा हुआ है, एक कॉपर पाउडर रखा है। व्हाट डू ऑब्जर्व, अगर इसको कॉपर पाउडर इस तरीके से बर्नर लगा हुआ है, ट्रिपेड स्टैंड है इसको बोलते हैं। जब भी किसी भी लैब में जाओगे तो इसको देखने को मिलता है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर को ना एक कोटेड विद द ब्लैक कॉपर टू और कॉपर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर पाउडर बिकम अ कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड विद द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, दिस बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉप एडेड टू द कॉपर एंड द कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। जैसे कॉपर को तुम रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है विद द ब्लैक कोटेड। तो ये जो है इस रिएक्शन में हैपनिंग क्या होगा कि ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बना देता है कोटेड, कॉपर पाउडर बिकम्स अ कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या था, एक ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन था और 1 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का लॉसेस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रोसेस में ना कहीं क्या होगा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिडक्शन प्रोसेस हुआ, द हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल। ये चीज़ यहाँ पे लिखा नहीं है, पर ये क्या, इस रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है कि, हाँ देखो लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ यहाँ पे, रिडक्शन प्रोसेस हुआ ना, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू द कॉपर डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू द कॉपर, ये तो बता रखा है, लेकिन ये पे तो रिडक्शन इज हाइड्रोजन गैस इज ओवर द मेटेड मटेरियल CO, द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न इनटू द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, द कॉपर इज ऑब्टेन। अब इस तरीके से रिएक्शन करोगे तो कॉपर ऑब्टेन हो रहा है इफ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखो इफ द सब्सटेंस इज गेनिंग द, इट इज सेट विद ऑक्सीडाइज, उसको ऑक्सीडाइज और इसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इफ द सब्सटेंस लॉस द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज सेट टू बी द रिड्यूस्ड, और इट इज रिडक्शन सेट टू बी रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज उसको बोलते हैं, तो इसको रिड्यूस्ड बोल सकते हैं या रिडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे रिएक्शन 1.1 में कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑफ ऑक्सीजन, मैंने ये बताया तुमको कि पहला जो रिएक्शन हो रहा था यहाँ पे देखो 1.19 का पहला वाला रिएक्शन, तो इसमें ना कॉपर ऑक्साइड का ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ 1.129, तो कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पे कॉपर गायब हुआ। यहाँ पे देखो एक्चुअल क्या है ना, कॉपर, एक मिनट देखो, कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ से कॉपर से बचा, तो यहाँ पे लॉसिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ, दैट इज को रिडक्शन। यहाँ पे गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन था, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस था, यहाँ पे गेन हो रहा था ना, कॉपर प्लस ऑक्साइड था ना। ठीक है, देखो
if the hydrogen is gaining the oxygen, hydrogen is gain oxygen, it's being oxidized. अगर हाइड्रोजन गेन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गेन किया ऑक्सीजन के साथ, तो दैट्स मीन इट इज ऑक्सीडाइज, मतलब दिस इज अ रिडक्शन प्रोसेस। क्योंकि यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन गायब हो गया, हाइड्रोजन के साथ गया, तो ये एक तरह का ऑक्सीडाइज हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, ये भी दूसरे वे में बोल सकते हो कि हाइड्रोजन इज गेनिंग द ऑक्सीजन एंड बीइंग द ऑक्सीडाइज, या बोल सकते हो सब्सटेंस इज गेनिंग द ऑक्सीजन, ड्यूरिंग द रिएक्शन, substance is losing the oxygen, that is also the substance is losses the oxygen during the reaction, it is reduced. Hydrogen is gaining the oxygen, and it is being oxidized, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ। एंड ये ऑक्सीडाइज हुआ, एक तुम्हारा ऑक्सीडाइज, एक ऑक्सीड, इस टाइप के रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस अकर्स हो रहे हैं। ठीक है, देखो द हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें ना तो ये चीज़ लिखा होगा, इन द अदर वर्ड वन रिएक्टेंट्स कैन गेट ऑक्सीडाइज वेल अदर गेट रिड्यूस द रिएक्शन, सच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस टाइप के रिएक्शन यहाँ ऑक्सीडेशन भी हुआ है, यहाँ रिडक्शन भी हुआ है। एक में तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, सी ओ था, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। तो ये हमारे पास ना क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना, बिल्कुल। ऑक्सीजन क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन गायब हुआ, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, रिडक्शन हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो दैट इज द इन द सच अ रिएक्शन देयर इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बोथ द प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस, दैट इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब 100% पूछेगा, 100% पूछेगा ये। चलो अब अदर एग्जांपल हम देख लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का, जैसे कि जिंक ऑक्साइड कॉपर के साथ रिएक्ट करोगे तो जिंक और कॉपर, तो ये कॉपर का कार्बन जो है सो कार्बन ऑक्साइड बना रहा है, कार्बन ऑक्साइड ही बना रहा है ना, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ कार्बन ऑक्साइड बना रहा है, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिंक ऑक्साइड का जिंक बन गया, तो ये रिडक्शन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन। सेम इसी तरीके से दे रखा है नीचे। तो ओवरऑल हम लोग ना क्या पढ़ लिए, पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट ये था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ने बता दिया पूरा, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिर हम लोग ने पढ़ा क्या, टाइप ऑफ केमिकल। तो देखो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल क्या है कि एक से अधिक रिएक्टेंट्स हो सकता है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा। सेम एज इज जस्ट उल्टा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम्हारा। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्सोथर्मिक का एंडोथर्मिक के बाद जहाँ हीट का रिलीजमेंट हो रहा है, हीट रिलीज करा वहाँ एक्सोथर्मिक हो रहा है, जहाँ हीट एब्जॉर्ब करा वहाँ एंडोथर्मिक हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देख लिए कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है और रिएक्शन का फॉर्मेशन करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग क्या देखा कि रिएक्टेंट्स के अंदर ही आयंस का एक्सचेंज हो जाता है और 2 बार एक डुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी देखें कि एक्वस सोल्यूशन से क्या होगा कि बैरियम सल्फेट बनता है और प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। फिर हम थोड़ा वो देखें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, बहुत अच्छा मैंने बताया ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ऑक्सीजन सी का कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो ये कॉपर ऑक्साइड जो बना रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेनिंग हो रहा है। ऑक्सीजन का गेन होने से क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन का रिलीज, ऑक्सीजन के गेनिंग से लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉसिंग ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और दोनों जहाँ जिस रिएक्शन में दोनों हैपन होता है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, मैंने यहाँ पे बताया काफ़ी अच्छा से। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक अपना बच गया है कि कुछ ऑब्जर्वेशन इफेक्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ना अपने डेली लाइफ में ना जैसे कि कोरेजन होता है और रेंसिडिटी होता है। तो ये 2 एक्टिविटीज़ हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो कोरिजन क्या होता है कि सिंपल की रस्टिंग हो जाना, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द आयरन आर्टिकल्स में बी शाइनिंग, जब हम उसको नया लेते हैं तो शाइनी रहता है, बट दे टाइम टू टाइम क्या होता है कोटेड हो जाता है रेडिश ब्राउन पाउडर से। सम टाइम आफ्टर दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, 1 मिनट। तो ये देख लेना रस्टिंग ऑफ आयरन किसको बोलते हैं, व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन पूछ लेता है एग्जाम में। सम टाइम द मेटल गेट विथ क्या है ट्रांसटाइज्ड इन दिस मैनर, दे नोटिस द कलर जो कोटिंग का चेंज हो जाता है, कॉपर या सिल्वर का भी देख सकते हो। तो मेटल इज अटैकेड बाय द सब्सटेंस अराउंड सच एज मॉइस्चर एसिड। जो मेटल भी है, जो जितने भी मेटल है, कॉपर हो गया या गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया,
इसका क्या होता है, कोरिजन होता है, ये आयरन हो गया है, तो कोरिजन हो रहा है क्योंकि मॉइस्चर की वजह से, एसिड की वजह से। तो एसिड सेड टू बी द कोरोट and this is a process called corrosion. The black coating is the silver and the green coating or the copper is example of corrosion. So black coating हो जाना, silver green coating हो जाना, कुछ भी तो that is corrosion. तो corrosion जो हमारे डैमेज कार बॉडीज़ को भी डैमेज करता है, आयरन रेलिंग को भी डैमेज करता है, शिप्स को, ऑल ऑब्जेक्ट मेटल जो भी मेटल का बना होता है उसमें क्या होता है कि कोरिजन होता है। तो कोरिजन जो होता है, कोरिजन लग जाना, दैट इज द फॉर्म द आयरन एंड द स्पेशल प्रॉब्लम टाइप इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द मनी इज स्पेंड फॉर द रिप्लेस ऑफ डैमेज, और काफ़ी पैसा लगता है, ठीक है। चैप्टर 3 में इसके बारे में और सारा चीज़ें देखेंगे। जब हम टेस्ट की बदल जाता है तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, कि रेंसिडिटी मतलब क्या, स्मेल्टिंग आ जाना, फैट वाइल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट लॉन्ग टाइम, अगर लंबे समय से रखोगे तो उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, फैट एंड वाइल आर ऑक्सीडाइज एंड दे बिकम रेंसिड एंड दे मेक स्मेल्ट एंड टेस्ट चेंजिंग। यूजुअली द सब्सटेंस इज प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, फूड या फैट्स कंटेनिंग द फैट्स एंड वाइल कीपिंग द फूड एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीडेशन उसमें ना हो, ऑक्सीजन का गेनिंग ना हो, ड्यू टू नो द चीप मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली द बैग्स के अंदर ना चिप क्या होता है, नाइट्रोजन को डाला जाता है ताकि ऑक्सीडाइज ना हो। तो ये होता है रेंसिडिटी, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और काफ़ी मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगला नेक्स्ट चैप्टर हमारा एसिड एंड बेस साल्ट है, जो देखते हैं फिर उसको करते हैं कवर अप। इस लेक्चर को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का चारों चैप्टर जो है वो बता दूंगा कुछ ही दिन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।